क्लियर किया था कि जो वाइब्रेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसएचएम। तो जो आपका वाइब्रेशन वाला पार्ट है ये एसएचएम का एक एप्लीकेशन है। और कोई भी बॉडी ये नहीं कह सकते कि हर एक बॉडी वाइब्रेट करेगी, सिर्फ वही बॉडी वाइब्रेट करेगी जिसके पास फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेट करने की, और ये हर एक बॉडी के अंदर नहीं होती है जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वाइब्रेट करेंगी क्योंकि उनके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेट करने की। अब वो दिखने में बॉडी कैसी होगी, वो दिखने में लोहा भी हो सकता है, और आप सबको पता होना चाहिए पेंडुलम जो है या झूला जो है वो लोहे से तैयार किया जाएगा, मेटल से बनाया जाएगा। इसका मतलब मेटल वाइब्रेट कर सकता है। क्लियर हो गया? मेटल क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। क्यों वाइब्रेट करता है? क्योंकि उसके पास वाइब्रेट करने की एक नेचुरल मतलब प्राकृतिक क्षमता है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो आपके घरों में तारें होती हैं जिनमें से करंट पास करते हो, वो भी वाइब्रेट कराने की क्षमता रखती है। और क्यों? क्योंकि उनके पास भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये दोबारा वही आ गया, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, मेटल्स जो तारे हैं वो किसकी बनती हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड वगैरह की। कॉपर सिल्वर दोनों किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कंडक्टर्स। और कंडक्टर किससे बनता है, मेटल से बनता है। तो ये कहने का मतलब ये है वही बॉडी वाइब्रेट करेगी जिसके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। पहली बात क्लियर होगी। और जब वो वाइब्रेट करेगी तो वो कैसा मोशन डिस्क्राइब करेगी। अब आपको वाइब्रेशन के लिए फिर वही चीज देखनी है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये उसका कौन सा पोजीशन है, इससे आगे या इससे पीछे इक्वल डिस्टेंसेस पे इसकी दो अलग अलग पोजीशंस हैं, और दोनों पोजीशंस का नाम क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस। जब एक बॉडी को आप यहां से डिस्टर्ब करोगे इस तरफ, तो नेचुरल वो बॉडी पहले इधर की तरफ जाएगी, फिर इलास्टिक होने की वजह से वापस आएगी, बट वापस आके वो यहां नहीं रुक पाएगी, इसको ओवरशूट करके इस तरफ जाएगी। ये यहां से जाना इसको बोलते हैं वन एक्सटेंट, मतलब एक तरफ। फिर यहां से वापस आना ये सेकंड एक्सटेंट, और फिर सेकंड एक्सटेंट से जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगी तो हम बोलेंगे बॉडी की एक वाइब्रेशन पूरी होगी। समझ आया? तो एक वाइब्रेशन पूरी कब होगी, जब ये यहां से पहले यहां तक, फिर यहां से वापस यहां पे, और फिर यहां से इसको जब क्रॉस करेगा तो बोलेंगे बॉडी की एक वाइब्रेशन पूरी होगी। तो इस पूरे कंसेप्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, बॉडी मीन पोजीशन से ही आगे जाती है और बॉडी मीन पोजीशन से ही पीछे जाती है। और इस तरह से जो ऑब्जेक्ट मीन से एक बार आगे एक बार मीन से पीछे आता है, उस मोशन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं टू एंड फ्रो। ये किसका नाम है पता लगा? मीन से आगे जाना, मीन से पीछे आना। मीन से आगे जाने को क्या बोलते हैं, टू। मीन से वापस आने को क्या बोलते हैं, फ्रो। और ये दोनों चीजें किसके इर्द गिर्द हो रही है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब तो डेफिनेशन समझ आ गया। टू एंड फ्रो मीन्स टू एंड फ्रो, किसके इर्द गिर्द, बार बार अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। किस टाइम में हम लिख सकते हैं, इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ। अब बताओ वाइब्रेशन कितना पढ़ते हो। तो वाइब्रेशन टाइप्स के अंदर हमें तीन टाइप्स की बात करनी है, फ्री वाइब्रेशन, उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स वाइब्रेशन, और फाइनली बात करेंगे हम रेजोनेंट वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन कितने टाइप्स की है, देयर आर थ्री टाइप्स फॉर अ वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन। अब मैंने आपको बोला था कौन सी बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, जिसके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, अब अगर उसको मैं हल्का सा टच भी करूंगा तो उसके पास तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो उस हल्के से हाथ लगाने की वजह से ही आगे पीछे मूव करना शुरू कर दिया। जैसे आप झूले का एग्जांपल ले लो, झूले के पीछे खड़े हुए, आपने उसको हल्का सा धक्का दिया, झूला आगे पीछे 7-8 बार 9-10 बार भी कर सकता है रुकने से पहले। ये जो उसने एक धक्के की वजह से अपनी 8-10 वाइब्रेशन पूरी की है, ये किस फ्रीक्वेंसी की वजह से की है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो हम ऐसे बोलते हैं दोज वाइब्रेशंस which do not involve
एनी एक्सटर्नल फोर्स, और इस वाइब्रेशन को कौन सी वाइब्रेशन बोलेंगे? इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं है, पर ये किसकी वजह से है? एंड इज ड्यू टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आई थिंक फ्री वाइब्रेशन का पार्ट तो क्लियर हो गया। झूले का एग्जांपल समझ आ गया ना? झूले के पीछे खड़े होकर मैंने उसको धक्का दे दिया और हट गया, तो मैंने जब उसको धक्का देकर हट गया तो उसको क्या होना चाहिए था? एक बार आगे जाकर पीछे आकर रुक जाना चाहिए था, पर वो रुकने से पहले 7, 8, 10 बार वाइब्रेट करता है। वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो उसको वाइब्रेट करवा रही है, और जो वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है उन वाइब्रेशंस को हम कौन सी वाइब्रेशंस बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं फोर्स की, तो सीधा लिखेंगे वाइब्रेशंस which are due to applied frequency as well as natural। अब इसमें देखो एक पार्ट और जुड़ गया ना, ये वाइब्रेशन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की वजह से। अब इसमें एग्जांपल फिर से वही झूले के पीछे खड़ा हो गया, एक बार झूले को धक्का दिया, वो मेरी तरफ वापस आया, अगली बार फिर धक्का दे दिया, फिर मेरी तरफ वापस आया, उसको फिर धक्का दे दिया। इस टाइम जो झूला आगे पीछे जा रहा है वो बार बार मेरी लगाई हुई फोर्स की वजह से जा रहा है, और जिस वाइब्रेशन के लिए मेरी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चलेगी, आप उस वाइब्रेशन को कौन सी वाइब्रेशन बोलोगे? क्लियर हो गया? अब आप अपने दिमाग में सोच के देखो, पहले बॉडी के पास सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, अब आपने उसको फ्रीक्वेंसी अपनी भी देनी शुरू कर दी। ये फ्रीक्वेंसी अब तक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी। जो मैं बल दे रहा हूं, जो मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से भी कम है। बट अगर मैं लगातार उसको देता जाऊंगा तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना जब मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच खाने लगेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती किसके बराबर पहुंच जाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर पहुंच जाएगी तो कौन सी वाइब्रेशन पैदा होगी? तो हम ऐसे लिखेंगे, दोज वाइब्रेशंस इन विच applied frequency becomes equal to the natural frequency। समझ आ गया ये कंसेप्ट? अब इसका एग्जांपल फिर वही, झूले के बाहर पीछे खड़े होकर मैं बार बार धक्का दे रहा था, तो झूला टेढ़ा सीधा होना शुरू हो गया। वो टेढ़ा सीधा क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि उसके अंदर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और मेरे द्वारा लगाया हुआ बल एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उसको और दे रहा था। धीरे 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 मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती बढ़ती उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पास पहुंच गई। जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो गई तो उन्होंने मिलकर बॉडी का जो डैमेजिंग पार्ट है, बॉडी को जो तोड़ना फोड़ना है, वो शुरू कर दिया। दिस इज कंसेप्ट फॉर रेजोनेंट वाइब्रेशन। और फ्री वाइब्रेशन कितने टाइप की? तो आपने आंसर दिया फ्री वाइब्रेशन 2 टाइप्स की है, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। डैम्प्ड वाइब्रेशन वो होती है वाइब्रेशंस इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम। मान लो आपने एक वेव बनाई, वो वेव बनते 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 ऐसे हो, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। जिस वेव का एम्पलीट्यूड, जिस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता है, वो वाइब्रेशन कौन सी वाइब्रेशन होती है? डैम्प्ड। और डैम्प्ड को हम दूसरा नाम कौन सी वाइब्रेशन देते हैं? डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन। झूला है ना, आपने उसको धक्का दिया, छोड़ दिया, वो 7, 8, 10 बार आगे पीछे होकर रुकेगा तो सही। रुकने का मतलब क्या है? उसका धीरे धीरे, पहले वो यहां तक गया, फिर वो यहां तक आया, अब उससे पीछे हो गया, इधर से भी पीछे हो गया, फिर पीछे करते करते अपनी कौन सी पोजीशन पे आ गया? मीन पे। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड लगातार टाइम के साथ क्या हो रहा था? डिक्रीज, क्योंकि उसको हवा डिस्टर्ब करेगी, और जब हवा उसको डिस्टर्ब करेगी तो उस वजह से उसका एम्पलीट्यूड घटेगा, और जिस फ्री वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड घटता है उसको डैम्प्ड वाइब्रेशन। और अगर हम अनडैम्प्ड की बात करते हैं तो इसमें बोलेंगे वाइब्रेशंस इन विच बॉडी वाइब्रेट्स
विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसके अंदर आप वेव अगर बनाते हो तो आपकी वेव लगभग ऐसे ही चलती जाती है। आप एक चीज देखो, इनमें सारी तरफ वेव बराबर चलती जाती है, क्योंकि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये कहां पे पॉसिबल होगा? जहां पे वैक्यूम होगा, एयर नहीं होगा। तो जहां तक एयर होगी वहां पे आपकी फ्री वाइब्रेशन डैम्प्ड होगी, और जहां पे आपकी एयर नहीं होगी वहां पे आपकी फ्री वाइब्रेशन